हेलो बच्चों, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा के कुछ प्रकरण हम कल पढ़ चुके हैं और कुछ प्रकरण आज हम पढ़ेंगे। आज यह चैप्टर विद्युत धारा का जो विषय है यह पूर्ण हो जाएगा। तो जो हमने कल पढ़ा था 4 प्रकरण, वो थे विद्युत धारा का परिचय, प्रकार एवं स्रोत, प्राथमिक द्वितीयक सेल एवं बैटरी, विभवांतर एवं प्रतिरोध। ये 4 प्रकरण हम कल पढ़ चुके हैं और आज का जो प्रकरण होगा वो होगा विद्युत धारा के प्रभाव, विद्युत परिपथ एवं मानक संकेत, अमीटर एवं वोल्टमीटर, विद्युत उपकरणों के प्रयोग में सावधानियाँ। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं आज की यह कक्षा और हम सबसे पहले चर्चा करते हैं विद्युत परिपथ के मानक संकेत। अर्थात हमने कल पढ़ लिया है विद्युत धारा क्या है, विभवांतर क्या है, प्रतिरोध क्या है। अब इन चीज़ों को, इन तथ्यों को जब हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे, यानी संकेतों के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जैसे घर बनाने से पूर्व आपका मैप रेडी होता है, आर्किटेक्ट मैप बनाता है और उसके हिसाब से आप अपने घर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब इलेक्ट्रिक डायग्राम बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई देने से पूर्व, आपका इलेक्ट्रिक कनेक्शन करने से पूर्व उसका एक स्टैंडर्ड मानक डायग्राम बनाया जाता है और उस डायग्राम में उपकरणों को न लिखकर उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इन्हीं को कहा जाता है विद्युत परिपथ में प्रयोग होने वाले मानक संकेत। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, कुल 11 संकेत हैं और ये 11 संकेत आपकी कक्षा के हिसाब से, यानी कक्षा 8वीं के हिसाब से 11 संकेत अनिवार्य हैं और ये आपको पता होने चाहिए। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ये संकेत हमेशा याद रखिएगा। जैसे विद्युत सेल का रिप्रेजेंटेशन, बैटरी यानी सेल का संयोजन, सेलों का संयोजन, 2-3 सेल को जोड़ दीजिए तो बैटरी बन जाएगा। खुली कुंजी यानी प्लग कुंजी अथवा स्विच। खुली कुंजी का मतलब है स्विच, जिसको हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं। अगर हमारा ऑफ है तो खुली है, बंद है तो ऑन है। तार संधि, तार संधि 2 प्रकार की। एक तार संधि का मतलब हुआ जहां आप ज्वाइंट करते हैं, यानी जंक्शन बनाते हैं। जंक्शन का रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है। उसके बाद 6ठे नंबर पे बिना संधि के तार क्रॉसिंग, यानी कभी कभी ऐसे एक ही पॉइंट से कई तार क्रॉस करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाएगा। विद्युत बल्ब का रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, आसान भी है। प्रतिरोध का रिप्रेजेंटेशन और आसान है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, एक सीधी लाइन है, उसके बाद अप डाउन सीधी लाइन। परिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक, यानी जब हम सर्किट डायग्राम में कभी कभी रेजिस्टेंस को चेंज करना होता है जब हमें बार बार, तो इस तरह के सर्किट डायग्राम का प्रयोग किया जाता है, जिसे कहा जाता है धारा नियंत्रक यानी करंट कंट्रोलर। उसके बाद 10वें नंबर पे अमीटर। अमीटर एकदम आसान है, गोले में ए लिखा हुआ है, एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ निगेटिव मार्क्स लगे हुए हैं, तो ये अमीटर का सिंबल है। उसके नीचे 11वें नंबर पे है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी एकदम आसान है, गोले में वी लिखी है, एक तरफ प्लस सिंबल दे दीजिए, एक तरफ माइनस सिंबल दे दीजिए। इस तरह से ये जो परिपथ में प्रयोग होने वाले मानक संकेत हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ये आपको स्मरण होने चाहिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत धारा के प्रभाव पर। विद्युत धारा के प्रभाव से अर्थ ये है कि जब हम विद्युत का प्रयोग करते हैं, विद्युत का प्रयोग हम किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को चलाने के लिए ईंधन के रूप में करते हैं, यानी बेसिक सोर्स के रूप में करते हैं। लेकिन विद्युत धारा के प्रभाव के आधार पर हम विद्युत धारा का और भी कई तरह से यूज करते हैं। उसके एप्लीकेशंस का हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना प्रारंभ कर चुके हैं और करते हैं। हर व्यक्ति करता है इसके प्रभावों का प्रयोग। जैसे इसके 3 प्रभाव हैं। नंबर 1 है ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा है चुंबकीय प्रभाव, तीसरा है रासायनिक प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव का अर्थ यह है कि विद्युत धारा का कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाया जाए जिसके द्वारा हम इस विद्युत से ऊष्मा उत्पन्न करके उसका प्रयोग कर सकें हम दैनिक जीवन में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने ऊष्मीय प्रभाव में इलेक्ट्रिक प्रेस है, इलेक्ट्रिक चूल्हा है, इलेक्ट्रिक केटल है। प्रेस में हम जैसे स्विच ऑन करते हैं 2 मिनट लगता है, प्रेस का नीचे वाला हिस्सा पूरा गर्म हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि वहाँ उसका एप्लीकेशन फिलामेंट जो लगा है, उस फिलामेंट की वजह से विद्युत धारा का प्रभाव ऊष्मीय प्रभाव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक इसी एप्लीकेशन पे इलेक्ट्रिक चूल्हा भी काम करता है और इलेक्ट्रिक केटल भी
इसी बेस पे काम करता है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई को उसके ऊष्मीय प्रभाव यानी हीट इफेक्ट में चेंज किया जाता है, जिसके द्वारा पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, आप इसको यूज करते हैं और देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊष्मीय प्रभाव क्या है। अब ये आप आराम से समझ सकते हैं। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव का अर्थ है कि जब हम विद्युत का ऐसा प्रयोग करें कि विद्युत के प्रयोग से किसी निश्चित जगह पर चुंबकीय प्रभाव आ जाए, यानी चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पहले में क्रेन लोहे से स्क्रैप उठाते हुए, जहाँ बड़ा बड़ा कूड़ेदान होता है, जहाँ शहर का कूड़ा करकट फेंका जाता है, वहाँ जब लोहे के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं, तो इस तरह से क्रेन में एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस के थ्रू, इलेक्ट्रिक के यूज के थ्रू चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड इतना हाई होता है कि उधर जितने भी स्क्रैप पड़े होते हैं उनको वो अट्रैक्ट कर लेता है, और अट्रैक्ट करके उनको वहाँ से डिटैच कर दिया जाता है, डिटैच करके कलेक्ट कर लिया जाता है। ये जो एप्लीकेशन है ये चुंबकीय प्रभाव के बेस पे है। दूसरा आपको दिख रहा है घर में घंटी लगी, पहले ज़्यादातर पहले, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक घंटी आ गई है, स्विच दबाइए उसमें गाने बजेंगे, भजन बजेगा, सब कुछ बजेगा। लेकिन पहले ये नहीं था। पहले इसका इस तरह की बेल लगती थी जिसका स्विच बाहर रहता था। जैसे ही कोई स्विच ऑन करता था यानी दबाता था, वैसे ही इस बेल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से ये जो लोहे का इस पे टुकड़ा लगा हुआ सटा हुआ है गोला रिंग पे, वो टन 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 करके आवाज़ करता था। तो ये इस तरह से घंटी का एप्लीकेशन चलता था। तो आपने देखा कि ऊष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव, ठीक इसी तरह से रासायनिक प्रभाव भी होता है। रासायनिक प्रभाव में क्या कैसे प्रयोग किया जाता है? सपोज दैट हमारे पास कोई स्टील का रॉड है और हम चाहते हैं कि स्टील की रॉड पे कॉपर की परत चढ़ा दी जाए। जैसे क्या होता है, आप पीतल लेते हैं, औरतें ज़्यादातर करती हैं गाँव में, या कहीं मान लिया फैशन में पार्टियों में जाना हो, जो शो ऑफ वाले ऑर्नामेंट्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि पीतल का रहेगा, उस पर सोने का पानी चढ़ाने को बोलते हैं। ये जो पानी चढ़ाना है, वो पानी चढ़ाने क्या है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस है। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस होता है उसको रासायनिक प्रभाव कहा जाता है विद्युत का। यानी विद्युत के थ्रू किसी एक मेटल पर हम दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, इसका इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत ज़्यादा है और बड़े पैमाने पर इसका यूज होता है। तो हमने समझ लिया विद्युत धारा के 3 प्रभाव हैं, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव एवं रासायनिक प्रभाव। तीनों प्रभाव को आप समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं, समझते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ समझने से पूर्व आप उन संकेतों को याद कीजिए जो अभी हमने कक्षा प्रारंभ करने से, जैसे ही कक्षा प्रारंभ किया है उसी समय पहले ही हमने संकेतों के बारे में चर्चा किया था और आपको सारे संकेत दिखाए थे। वो संकेत इसलिए दिखाए गए थे कि आप विद्युत परिपथ जब बनाना हो, जब इलेक्ट्रिक डायग्राम सेट करना हो, जब उसका सर्किट डायग्राम बनाना हो, तो आप इलेक्ट्रिक के सर्किट डायग्राम बनाने में उन सिंबलों का यूज़ कर सके। वो स्टैंडर्ड सिंबल हैं। कोई पूछे आपसे कि विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आपको एक फिगर दिख रहा है, बट इट इज़ नॉट ए फिगर, इट इज़ द सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कनेक्शन, यानी रूट प्लान ऑफ इलेक्ट्रिक कनेक्शन। इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन का जो रूट प्लान का डायग्राम होता है उसे ही हम विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ विद्युत धारा के सुनियोजित एवं मानक रूट प्लान होते हैं। सुनियोजित यानी जो फिक्स हों, प्री प्लान्ड हों, एंड स्टैंडर्ड वे में उसको सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट किया जाए, उसके वायरिंग के कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाए सही जगह, तो उसको कहते हैं विद्युत परिपथ। यानी एक किसी विद्युत परिपथ में विद्युत वायरिंग से संबंधित सभी कंपोनेंट्स को सही जगह पर प्रतीकों से दर्शाया जाता है, और वो एक मैप होता है, डिज़ाइन होता है विद्युत परिपथ। जैसा कि आप विद्युत परिपथ को देख पा रहे हैं, इसमें सेल बैटरी लगी हुई है, बल्ब भी लगा हुआ है, क्लोज्ड की यानी स्विच ऑन दिखा रहा है, और साथ में अमीटर लगा है। अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है, तो इसलिए इस सर्किट के बीच में ही वायर से जुड़ा हुआ है, पैरेलल नहीं जुड़ा है, समांतर नहीं। समांतर क्या जुड़ता है, आपने कल पढ़ा था, वोल्ट मीटर जब हम यूज करेंगे सर्किट डायग्राम में तो उसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमने कल की कक्षा में पढ़ा था वोल्ट मीटर, आज हम पढ़ेंगे एमीटर। तो वोल्ट मीटर और एमीटर में हमें समझना क्या है, इनका डिफरेंस क्या है। वोल्ट मीटर क्या नापता है, वोल्ट मीटर क्या करता है, विभवांतर का मापन करता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है वोल्ट मीटर। और एमीटर विद्युत धारा का मापन करता है, यानी चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना हो तो हम वोल्ट मीटर का यूज़ करेंगे। और विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में अगर हमें धारा का मापन करना हो, धारा माने इलेक्ट्रिक करंट का अगर मेजरमेंट करना हो तो हम एमीटर का प्रयोग करेंगे। याद रहेगा, वोल्ट मीटर का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना हो। एमीटर का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब हमें करंट फाइंड आउट करना है। ओके, क्लियर। सेकेंड डिफरेंस इसका है कि वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल, यानी सर्किट डायग्राम के पैरेलल जोड़ा जाएगा वोल्ट मीटर को। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में श्रेणी में यानी सीरीज में जोड़ा जाएगा। ओके, तीसरा जो डिफरेंस है, वोल्ट मीटर में प्रतिरोध ज़्यादा होता है और एमीटर में प्रतिरोध कम होता है। यानी अगर हम ये कहें कि अगर वोल्ट मीटर आइडल कंडीशन में है तो उसका प्रतिरोध अनंत होगा, इन्फिनाइट होगा, और एमीटर अगर है आइडल कंडीशन में तो उसका प्रतिरोध 0 होगा। वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट किया जाता है वी से, एक गोले में वी रखा जाता है, उससे रिप्रेजेंटेशन होता है वोल्ट मीटर का। और उसी गोले में अगर हम ए को रिप्रेजेंट करें तो वो हो जाता है एमीटर का रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो हम वोल्ट मीटर और एमीटर के अंतर को याद रखेंगे और इसके एप्लीकेशंस को भी याद रखेंगे कि किस जगह पर क्यों यूज होता है और किस क्रम में यूज होता है। समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर, श्रेणी क्रम में एमीटर। एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा नापने के लिए, वोल्ट मीटर का प्रयोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयोग में सावधानियाँ। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है कि पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट के इफ़ेक्ट्स, यानी जो हीट इफेक्ट था, मैग्नेटिक इफेक्ट था, केमिकल इफेक्ट था, ये तीनों जो हमने प्रभाव पढ़ा है, रासायनिक प्रभाव, उसमें प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, इन सब के एप्लीकेशंस के बाद एक जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है घरेलू विद्युत उपकरणों में के प्रयोग में सावधानियाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इनको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सावधानी से नहीं करेंगे तो उतना ही बुरा है। तो चलिए समझ लेते हैं हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। सबसे पहली बात कि घर की अगर वायरिंग में कराते हैं तो उसमें फ्यूज और एमसीबी का प्रयोग अवश्य किया जाए। यानी अगर आपके घर में वायरिंग हो रही है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि उसमें फ्यूज लगाएं और एमसीबी ज़रूर लगाएं। फ्यूज सबने देखा होगा, पहले तो बहुत ज़्यादा फ्यूज का यूज होता था। हर घर में जब एक मेन बोर्ड होता था उसमें कटआउट लगता था और फ्यूज लगाया जाता था। अक्सर जब लाइट गांव में कम बेसी यानी कम ज़्यादा होता था, कभी वोल्ट ज़्यादा हो जाता था, कभी वोल्टेज कम हो जाता था, कभी कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता था, तो उसकी वजह से क्या होता था, फ्यूज कट जाता था। तो लोग अक्सर फ्यूज का मतलब वो जो पत्थर सा रहता है निकालते थे बोर्ड से, इसे सबको रिमाइंड हो गया होगा, तो उसका प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात कि भीगे हाथों से यानी भीगे बॉडी से, भीगे हाथ से कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस या स्विच को नहीं टच करना चाहिए। तीसरी सावधानी है कि मानक स्तर के ही विद्युत उपकरण प्रयोग करें। अब विद्युत उपकरण सस्ते प्राप्त करने के चक्कर में उसके स्टैंडर्ड को ना भूलें। वो स्टैंडर्ड रहेगा तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाएगा, अदरवाइज उसमें इलेक्ट्रिक शॉक लीक होने के चांसेस रहते हैं। घर या कार्यालय की वायरिंग कराते समय अर्थिंग अवश्य कराएं। आजकल देखिए अब जितने भी अप्लायंस आते हैं, प्रेस हुआ, फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, सब में 3 पिन प्लग होता है। 3 पिन प्लग का यूज़ ही यही है कि जो तीसरा पिन है वो अर्थिंग के लिए होता है, लेकिन मैक्सिमम घरों में अर्थिंग नहीं होती, जिसकी वजह से शॉक लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अर्थिंग बहुत ही आवश्यक है। आप देखिए जितने मॉल्स होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होंगी, बड़े बड़े घर होंगे, जो जागरूक होते हैं वो अर्थिंग अवश्य कराते हैं। ठीक है, अर्थिंग कराना भी चाहिए आपको। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत कार्य करते समय रबड़ के दस्ताने अवश्य पहने। इन्वर्टर लगा हो तो वायरिंग में एक एमसीबी अवश्य लगवा लेना चाहिए। हाँ, ये मेजर प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर लोग इन्वर्टर तो लगवा लेते हैं घर में,
उनके पास अपने मेन सप्लाई का कटआउट और एमसीबी होता है, बट इन्वर्टर का कटआउट और एमसीबी नहीं लगवाते। ऐसे केस में जब हमें कभी इमरजेंसी होती है, कोई हादसा होता है, तो हम वहाँ से जैसे ही कट करते हैं लाइट को एमसीबी से, लेकिन इन्वर्टर की सप्लाई हमारी नहीं कट होती है, फिर हमें बाकी इन्वर्टर के पास जाना पड़ता है। अगर जानकारी नहीं है तो इन्वर्टर से भी कट करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे केस में जब हमारी वायरिंग हो कंप्लीट हो तो उसमें एक जो इन्वर्टर का कनेक्शन है उसकी एक एमसीबी ज़रूर कनेक्ट करें, ताकि उस एमसीबी से आप इन्वर्टर की सप्लाई को भी ट्रिप कर सकें। ओके, नेक्स्ट, किसी प्रकार का खतरा होने पर मेंस कटआउट को निकाल देना चाहिए और नीचे दिए गए चित्र को आप जब अगली स्लाइड में जो चित्र देखेंगे उस चित्र से आपको कंफर्म होगा कि विद्युत खतरे को जो नहीं समझता है या विद्युत को जो हल्के में लेता है या इसके साथ कभी भी आप कोई भी असावधानी बरतेंगे तो किस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। ये देखिए, आप फिगर में देख पा रहे हैं कितनी बुरी तरह से स्पार्किंग हो रहा है, पैर फंस रहा है, ये आग लग गई है अप्लायंस में, ओवन में, हाथ किस तरह से जला हुआ है, प्रेस में रखे पूरी प्रेस में आग लग गई। ये फिगर बताते हैं, ये फिगर आपको चौकन्ना करने के लिए है कि आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कीजिए, बट इन ए प्रॉपर वे में यूज करिए, प्रॉपर स्टैंडर्ड के साथ यूज करिए और खुद सुरक्षित रहिए, सबको सुरक्षित रखिए। इसी के साथ यह विद्युत धारा चैप्टर पूर्ण हुआ, इसके सभी टॉपिक्स पूर्ण हुए। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और यह सारे तथ्यों को आप रिवाइज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।